नमस्कार, दो टुक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राज्यसभा के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बाड़ेबंदी की रणनीति बनाने में लगी हैं। वहीं दोनों दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आरएलपी की ओर से निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने बेनीवाल की पार्टी पर निशाना साधा। दिव्या ने आरएलपी को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं दंगल में धन बल के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, राजस्थान के सभी बॉर्डर पर पैसों की आवाजाही का ध्यान रखा जाए। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर पुलिस तंत्र के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राज्यसभा का रण, बाड़ेबंदी में चिंतन। राष्ट्रवाद और विकास यात्रा पर बीजेपी की चर्चा। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का आरएलपी पर हमला। दिव्या मदेरणा का ट्वीट, आरएलपी बीजेपी की बी टीम। आरएलपी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की कर चुकी है घोषणा। बीजेपी का आरोप, पुलिस तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। बीटीपी के दोनों विधायकों की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात। राज्यसभा चुनाव में धनबल और अन्य प्रलोभन की आशंका। डॉक्टर महेश जोशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। महेश जोशी बोले, बॉर्डर पर पैसों की आवाजाही का रखा जाए ध्यान। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी क्योंकि चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग भी इसमें सतर्क रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना है। राज्यसभा का दंगल, धन बल का दलदल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। राखी राठौड़ जो कि बीजेपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही ओम सैनी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राखी जी, आपका आरोप करते हुए बीजेपी पुलिस पर आरोप लगा रही है। क्यों आरोप लगा रही है? क्या कोई तथ्य है आपके पास, कोई सबूत है, या ऐसे ही आप आरोप लगा दे रहे हैं कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस का पुराना काम रहा है प्रियंका। जब आपने देखा कि 2019 के अंदर जब ये लोग गए बाड़ाबंदी के अंदर, और बाड़ाबंदी के अंदर इन्होंने उस समय बीटीपी के विधायकों के ऊपर भी किस तरह का एक प्रेशर गेम खेला, वो सबके सामने है। किस तरह से पुलिस को लगा दिया। अभी हमारे विधायक साहब ने कंप्लेन की कि उनके घर के बाहर जो है वो पुलिस पहरा दे रही है, पुलिस वहां खड़ी है। और यही प्रॉब्लम है प्रियंका। आप देखिए कि जो हमारी स्पेशल यूनिट है, उसकी इंटेलिजेंस विंग ने 1000 पुलिसकर्मी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन 1000 पुलिसकर्मियों में से 60% ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी सूचनाएं देते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। किसी दंगे के बारे में पहले से जानकारी मिलती नहीं, कोई इंटेलिजेंस पहले से कोई जानकारी देता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार ये काम कर रहे हैं कि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, वो लगातार पुलिस का उपयोग करते हैं और दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम करते हैं। और यही काम जो है इस बार भी कांग्रेस के जो पार्टी है वो कर रही है। और राजस्थान में हमने ये पहले भी देखा किस तरह से धमका करके लोगों के वोट लेना। उनकी पुराने, आज हमारे जो विधायक है उनको एक केस जो है उसके लिए एक सम्मन दिया गया। 5 साल पुराने केस के लिए सम्मन दिया जाना। उन्होंने पूरी की पूरी सभी विधायकों की जो भी उनके पुराने केसेस हैं उसकी एक फाइल मंगा रखी है, और उस फाइल के माध्यम से एक प्रेशर मेंटेन करने का एक काम जो है वो कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो बीजेपी के विधायक ये भी कह रहे हैं राखी जी की जो पुलिस है वो उनका पीछा कर रही है, उनकी जासूसी कर रही है। क्या ये सही है? क्या इसमें सच्चाई है कुछ? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी घबराहट कहां पर है, कहां पर जो लोग हैं, कौन सा खेमा है जो डरा हुआ है, कहां से आपके पास में अलग अलग नेताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो कि अपनी ही सरकार की रीति नीति के विरोध में जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी घबराहट और बौखलाहट है, जिसकी वजह से पुलिस के प्रेशर से ये हम पे एक जो हमारे विधायक है उनके ऊपर एक प्रेशर दबाव बनाना चाहती है, जबकि ये होगा नहीं। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार 3.5 साल के अंदर जनता को जिस वादे के साथ में आई थी उस वादे को पूरा करने में पूरी तरह से फेल रही है। और
और इसीलिए जनता जो है वहां विधायक जो है बिना किसी इस विरोध की परवाह किए, बिना इस पुलिस का जो दबाव है उसकी परवाह किए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। ये निश्चित तौर पे होगा, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने क्या किया देखिए, जो बीएसपी के विधायक हैं, कुछ दिन पहले बहुत समस्या थी, उनको ये भी समस्या थी कि मुख्यमंत्री जी बोलते ज्यादा हैं। वो ये भी कहते थे कि कांग्रेस के साथ हमने 7 फेरे नहीं लिए। अचानक एक मीटिंग के बाद में क्या होता है प्रियंका, कि साथ में हम फोटो खिंचाते हैं। जनता तो ये सोच रही थी हमारे विधायक ने सच्ची बात को रखा, लेकिन हुआ क्या, एक दिन के बाद में आप लेकिन सब कुछ गिले सेटल हो शिकवे गया। दूर हो गए ना राखी जी, गिले शिकवे दूर हो गए, गिले शिकवे जनता मान के गए काम वो। नहीं होंगे, ये बताइए तो बीजेपी प्रियंका, को डर लग रहा है गिले क्या शिकवे इससे? कौन से काम होते हैं, कौन से काम है जनता के काम नहीं हुए, ये विधायक बता रहे हैं। उनकी नाराजगी को दूर कर दी गई है। प्रियंका मैं बताऊं, सुनो, नाराजगी दूर नहीं हुई, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि कांग्रेस ने अपने ही बड़े नेताओं के साथ खेली है। वो बताएंगे, ये देखिए, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड था, पहले से तब तय था कि ऐसा बोला जाएगा, ऐसा मीडिया में स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर मैं बुलाऊंगा और अपन राजी होकर के फोटो खिंचाएंगे। ये दिख रहा है सबको कि ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं। ये एक विरोध सब जगह है। राजस्थान के लिए एक भी कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिला जो कि राजस्थान की भूमि, यहां की धरती का आदमी हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने ही लोगों के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स की। अदरवाइज एक बताइए बात, इतनी दिनों से प्रॉब्लम चल रही, 1.5 साल से ऊपर उस बाड़ेबंदी को हो गया, अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगी? उन्होंने यहां के प्रभारी के बारे में भी स्टेटमेंट कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में भी अलग अलग स्टेटमेंट कहे। कैसे एक दिन के अंदर पलट सकते हैं इतनी बातों पे? तो प्रियंका साफ साफ समझ में आता है, और अगर पलट गए हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके तह तक एसीबी को जाना चाहिए। अगर स्क्रिप्टेड नहीं था तो ऐसा क्या प्रलोभन दिया गया उनको सीएम की तरफ से कि वो बिल्कुल पलट गए? तो एसीबी को इस डायरेक्शन में भी जांच करनी चाहिए। तो जिस तरह की बातें अभी कांग्रेस कर रही है, जिस तरह की घबराहट बौखलाहट कांग्रेस में है ना, निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि अपने 2 कैंडिडेट्स के अलावा यहां पर जिता नहीं पाएंगे वो उनको। ठीक है, महेश जोशी ने एक बयान भी दिया है कि धन और बल का प्रयोग किया जा रहा है और उसको लेकर निर्वाचन आयोग में एक शिकायत भी दी है। इस पर आपसे और भी ज्यादा बातचीत करूंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस नेता, माफ कीजिएगा, आर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आर तिवारी जी, आरोप लग रहे हैं कि जो पुलिस है वो गलत तरीके से काम कर रही है, सरकार गलत तरीके से उपयोग कर रही है पुलिस का, क्या सफाई देंगे आप इस पर? प्रियंका, मैं कहना चाहता हूं भी राखी को हमने सुना, एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको नाचना नहीं आता, कंपटीशन में आना ही नहीं है, हार आपको संभावित नजर आ रही है, तो आप कह देते हो कि धरातल सही नहीं था, टेढ़ा था आंगन। पहले दिन से जननायक अशोक गहलोत का आंकड़ा 126 विधायकों का था, विधायकों का है। जीत की कवायद 126 से होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की राखी राठौड़ से पूछो प्रियंका, सदन में आपके 71 विधायक हैं, एक सांसद चुनने के लिए 41 वोट चाहिए। आपके पास में 2 को जिताने का कहां है मादा? अगर आप में हिम्मत होती तो आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर सुभाष चंद्रा को लड़वाते। आप उनको कह रहे, एक तरफ तो निर्दलीय हैं वो, और उनके प्रस्तावक कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष और उपनेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिपक्ष का नेता। दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। यह हाथी के दांत है जो सुभाष चंद्रा के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन्होंने सुभाष चंद्रा को धोखा दिया, कहा हमारे पास में विपक्ष कांग्रेस के हैं, आरएलपी के हैं, बीटीपी के हैं, निर्दलीय हमारे साथ में आप आ जाइए। और सुभाष चंद्रा जी को अब एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको जो सपने दिखाए, वो सपने जननायक अशोक गहलोत ने चूर चूर कर दिए। हम अगर हमारे विधायकों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण देते हैं तो ये कहते हैं बाड़ाबंदी है, और आप जब कुछ करते हैं तो हम कहते हैं प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दोनों पूरे देश के सामने हर राज्य में आ रहा है, और फिर डंके की चोट के साथ। लेकिन आर तिवारी जी, कांग्रेस ने बाड़ेबंदी तो की है ना, इस बात को तो आप स्वीकार करते हैं ना? उदयपुर के होटलों में रोका तो गया है, डर तो है ना कांग्रेस को जोड़ तोड़ की? सवाल यह है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने का जो संकल्प ले रखा है। अरे राजस्थान की धरती पर जननायक अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा था वो पूरा देश जानता है।
हमारे राजस्थान के सांसद और लोकसभा के गजेंद्र शेखावत वो इसके सूत्रधार थे, और देश के गृह मंत्री अमित शाह की शह पर उन्होंने राजस्थान के लोगों को खरीदने की कोशिश की थी। ऐसे नहीं वो कह रही है हम बात कर रहे हैं, राखी जी कह रही है कि हम बातें कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है इसके पीछे। पुख्ता बात कीजिए, आपके पास पूरी इंटेलिजेंस नहीं है, आपके पास पूरा सिस्टम है, निकालिए ना। अभी तक इस बात को प्रूव क्यों नहीं कर पाए? आपके पास तो पूरा सिस्टम है, आप जो बातें करते हैं उसको प्रूव क्यों नहीं कर पाते? तिवारी जी, हवा में बात मत कीजिए, इसीलिए हवा में सरकार है और धरातल पे मालूम नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रियंका इनसे पूछो, इनके चाल चरित्र चेहरे वालों को मैं बताती हूँ चाल चरित्र चेहरा, मैं बताती हूँ, रोकते हैं तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम अगर इकट्ठा करते हैं तो हमने लोगों को बाड़ाबंदी करा रखे। फिर कह रहा हूं, ये चाल चरित्र चेहरे वालों का पूरे देश के अंदर 10 तारीख को राजस्थान की धरती पर जयपुर में 3 सांसद जब जीत करके जाएंगे, पूरा देश देखेगा कि राजस्थान की कांग्रेस में लोकतंत्र है और देश कांग्रेस को प्यार करता है। हाँ प्रियंका, देश ये भी देखेगा कि राजस्थान में कैसे बाहर से लोग कांग्रेस लेकर आती है, कैसे आकर के अरे आपके डॉक्टर अल्फांसो आप तो गुलाम है, आप क्या कहेंगे? आप गुलाम है, गुलाम लोग कुछ नहीं कह सकते। 3 जुलाई को पूरा हो रहा है और गुलाम लोग कुछ नहीं। अरे राखी राठौड़, ये डॉक्टर अल्फांसो को जानती हो क्या? राजस्थान की धरती पर डॉक्टर अल्फांसो को किसने जाना क्या? ये विजय गोयल के रहने वाले थे। शर्म कीजिए, आपको राजस्थान में कोई आदमी मिला नहीं इतना बड़ा। अरे विजय गोयल आपकी जयपुर की धरती पे थे क्या? राखी राठौड़, ये डॉक्टर अल्फांसो कहाँ से पैदा हुए थे? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ तीनों जो कैंडिडेट 3-4 कैंडिडेट बाहर से आए कांग्रेस में होता है। देश की वित्त मंत्री सीतारमण कौन से राज्य से जीत करके जा रही है? ये डिससैटिस्फैक्शन आपके बीच में है। आपके जो लोग हैं वो ये मना कर रहे हैं कि बाहर से क्यों आ गए। आपने अपने विधायकों के स्टेटमेंट नहीं सुने? किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं आपके यहाँ पर? जब भी कभी काम होता है प्रियंका, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं? हर जना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, दिखाता है कि संगठन प्रॉब्लम में है, ये दिखाता है कि संगठन में जो उनका नेता है उसकी पकड़ नहीं है। एक स्टेटमेंट बताइए आप भारतीय जनता पार्टी का, जो कैंडिडेट तय कर दिए उसके लिए तैयार रहती है। और यही फर्क है कांग्रेस में बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित संगठन है और कांग्रेस में हमेशा प्रेशर ग्रुप से होते हैं। हर बार एक दिन के अंदर इनके काम नहीं होते, हमारे साथ ओम सैनी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं, 10 को ही चुनाव होने हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं, कैसे इसको लिया जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बिल्कुल बड़ा सहज सिलसिला है, ये कोई खास बात नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। सब लोगों सब चीजों के लिए इनकार किए तो सब बातें हो रही है। दोनों जगह से पता लगा था कि साहब कोई खेमेबंदी नहीं होगी, खेमेबंदी हो रही है। दोनों जगह से पता लगा था कि साहब किसी के साथ में कोई सेंधमारी नहीं होगी, वो सारा सिलसिला भी चल रहा है। दोनों तरफ से इसके लिए इंतजाम भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपना इंतजाम कर लिया कि सेंधमारी कैसे रोकी जा सकती है, कैसे पुलिस को उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने किस्म से वो सब कर लिया है कि उनके लोग टूट करके ना जाएं, उनका वो प्रशिक्षण शिविर, सारा अभ्यास शिविर चलता है, ये भी बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ये तय है कि जो एलिगेशन है इट हैज गॉट नो, ये इसका कोई मतलब नहीं है। एल्डर्स हाउस में आप किसको भेजते हैं? जब आपने उदयपुर में बैठ कर के फैसला किया कि आप अपनी पार्टी को पुनः मजबूत बनाएंगे, जनता से जोड़ेंगे और आपके मजबूत जो सूत्रधार हैं, जो मजबूत स्तंभ हैं, उनको आप राज्यसभा में इकट्ठा करेंगे इसके माध्यम से, तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। एल्डर्स हाउस में बच्चे नहीं भेजे जाते जिनको अपनी पार्टी के रीति का ही ज्ञान नहीं होता, जिनको अपना सिलसिला ही नहीं पता होता, पहली बार एमएलए बने होते हैं या कुछ और बने होते हैं। तो ऐसे में ये कहना, ये आरोप लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाकी तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये आरोप बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सतीश चंद्रा साहब जो यहाँ पर उम्मीदवार बने हैं और जो पहले निर्दलीय फिर समर्थित और फिर पता नहीं निर्दलीय हैं या समर्थित हैं, उनका जो आना है वो अपने आप में एक संकट पैदा कर रहा है। और संकट मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ में ज्यादा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने साल बाद में लौटे हैं घनश्याम तिवारी, उनके साथ में कोई धोखा हो जाए, उनके साथ में कोई गलत सिलसिला हो जाए, वो इस तरीके से पराजित हो जाए कि सतीश चंद्रा तो जीत गए, वो हार गए। तो मैं समझता हूं कि सतीश चंद्रा की उपस्थिति इस बात को पैदा करती है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तो सबसे पहले सुंदर सिंह बंजारी और जुगल किशोर माथुर ऐसे लोग इलेक्ट करके गए हैं पहली बार जनसंघ से। जो बाद में भारतीय जनता पार्टी आई तो मिस्टर मोदी, राजेंद्र मोदी जो सेठ जी थे, उनको इन्होंने निर्दलीय लड़वाया और उसके बाद में ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। बल्कि लोग यहाँ पर आने लगे हैं, बिरला जी भी आए, उसके बाद में और बहुत लोग आए।
तो ये इसलिए इसको साफगोई के साथ में देखना चाहिए और एक पॉलिटिकल मोरालिटी जो डिस्टर्ब हो रही है उसको रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। अनावश्यक आरोप लगाने का कोई बात होनी नहीं चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार बड़े स्पष्ट रूप से जीत सकता है और वो है घनश्याम तिवारी। दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके आपने संकट पैदा कर दिया कि अगर आप ही के लोग अगर धनबल के किसी उस प्रभाव में आ गए और टूट करके उसके साथ में चले गए तो दिक्कत होगी, क्योंकि इधर जो शासन में जो सरकार जिनकी बनी हुई है उनके साथ में टूटने का सिलसिला नहीं होता। ये बड़ी रकम का सिलसिला कहीं इस तरह से जो धनबल बताया जा रहा है, अगर वो कहीं प्रभावी हो गया तो निश्चित रूप से जिसको नुकसान पहुंचेगा वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस को नुकसान होने की बात ही नहीं, उनके पास में 123 या 126 जो सुन रहे हैं वो उपलब्ध हैं। एक के जीतने के लिए 41 चाहिए, 41 चाहिए, वो आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है उनका। ठीक है, राखी राठौर जी बताइए, वरिष्ठ नेता है हमारे और कह रहे हैं कि ये जो दूसरे प्रत्याशी को आपने खड़ा किया है उससे बीजेपी की ही मुसीबत बढ़ सकती है। ये पहला सवाल है। और इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, महेश जोशी ने जो बयान दिया है उसे आप किस तरीके से देखती हैं? कहा जा रहा है धन बल का प्रयोग हो सकता है और इसे लेकर शिकायत भी दी है उन्होंने। देखिए प्रियंका, जहां तक ओम सैनी जी की बात है, उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्यसभा के अंदर हम एक ऐसे कैंडिडेट को भेजते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। मैं पूछना चाहती हूँ ओम सैनी जी से कि कांग्रेस को क्या कोई एक भी कैंडिडेट नहीं मिला राजस्थान के अंदर जो एलिजिबल था जाने के लिए राज्यसभा में? पहली बात, राजस्थानियों को इस बात से बहुत बुरा लगा ही है क्योंकि जनादेश जो है जनता ने ये कह करके ये सोच करके कहा था कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, यहाँ पे लोग जो है यहाँ के लोग जाकर के राज्यसभा के अंदर राजस्थान की बात उठाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक महेश जोशी जी की बात है, ठीक है, महेश जोशी जी की जहां तक बात है, देखिए इनके पास में सारी एजेंसीज हैं। अभी तिवारी जी बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो पूछना चाहती हूं, जब आपके पास में सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं तो क्यों नहीं आपने 1.5 साल से ऊपर का समय निकलने के बाद भी आपने दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं किया? आप सामने क्यों नहीं लाते? हवा में बातें क्यों करते हैं? जब आप किसी का नाम लेते हैं तो देखिए ये कम से कम समझदारी होनी चाहिए कि कम से कम आप सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, आपके पास एजेंसीज हैं, उनका एक नट शेल तक चीजें निकालकर निचोड़ निकाल के जनता के सामने लाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने देखा कि किस तरफ हड़बड़ाहट है, किस तरफ प्रॉब्लम हो रही, किस तरह के स्टेटमेंट है। प्रियंका, मैं पूछती हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आया? एक निर्दलीय, हमारे पास 71 विधायक है, 41 विधायक एक जो कैंडिडेट है उनके लिए और बचे हुए 30 विधायक जो है उनके लिए हमने एक निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ कि हरियाणा के अंदर उन्होंने जीत अर्जित की थी और यहाँ के हमने अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे कैंडिडेट को जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं अगर ला रहे हैं तो कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? और देखिए जिस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर है, जिस तरह से विधायक इस सरकार से परेशान है, 1.5 साल बाद उन्हें ग्राउंड पे जाना है जनता से वोट मांगने के लिए। उन्हें मालूम है कि जैसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, गर्मी के मौसम में जहां पानी की और बिजली की समस्या से हम जूझ रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कल ही आपने महारानी कॉलेज के सामने बच्चियों का प्रोटेस्ट देखा, वहां विधायक को जाके जनता पे बात करनी पड़ेगी। तिवारी जी जो एसी रूम के अंदर बात करते हैं ना बड़ी बड़ी, वो बातें जनता नहीं समझती है, तो इसलिए विधायक जो है वो वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार की नीतियों से। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करती। और जहां तक धनबल की बात महेश जोशी जी कह रहे हैं ना, सबसे पहले एसीबी से इसी बात की जांच कराइए जो एक दिन पहले ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं और एक दिन बाद मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचा रहे हैं। ये कौन से धनबल की बात है? और देखिए महेश जोशी के बयान को आप प्रियंका, जो भी धनबल चलेगा वो सामने होगा ना। धनबल अगर चलता है, आपके पास एजेंसी है, चेक करवा लीजिए। जी, किस पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया है? महेश जोशी ने जो बयान दिया है कि धनबल का प्रयोग किया जा सकता है और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी दी गई। सुनो, बिल्कुल अपने ही लोगों को डराने के लिए धमकाने के लिए काम किया गया है ये तो महेश जोशी का, क्योंकि क्या है वो टीम एक ऐसा डूबता जहाज है कांग्रेस का जो कि अपने ही लोगों का समर्थन, उनका विश्वास छूटता जा रहा है। इसीलिए अपने ही लोग देखिए इंतजार कर लेंगे, बहुत देर इंतजार कर लिया जनता ने, 3.5 साल इंतजार कर लिया, काम नहीं हुआ। आपने जो सपने झूठ किए जनता के वो देख लिया, इसलिए इंतजार की बात मत कीजिए। लेकिन महेश जोशी जी ने ये स्टेटमेंट सिर्फ अपने ही लोगों को धमकाने डराने का काम किया है, क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर उनको डराने का काम जो है वो लगातार सरकार करती है। सरकार काम के बूते पे लेके नहीं आती, उनको दबाव के बूते पे लेकर आती है। तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तिवारी जी बोलिए, कई सारे आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, सफाई दे दीजिए जरा। मैं कह रहा हूं प्रियंका एक बात सुनो, मैं राखी सीधी सी गणित पूछ रहा हूं
एक सांसद को जीतने के लिए 41 विधायक चाहिए। मैं बताती हूँ उनको सुन चुके। अरे राखिए मेरी बात सुनो, आपकी बात को सुन चुका। कैसे जीतेंगे प्रियंका 30 वोट इनके शेष बचते हैं, 11 वोट कहां से लाएंगे? क्यों सुभाष चंद्र जी को लाए? ये 11 वोट कहां से लेके आएंगे? इनके पास में कोई नहीं है। इनका सीधा सीधा था, ये सुभाष चंद्र जी हरियाणा में 14 क्रॉस वोट करके जीत करके आए। उसके पीछे क्या ताकत थी? ऐसा कौन सा चमत्कार है सुभाष चंद्र जी में? राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत इस बात को भांपते हैं, इसलिए पता लगा कि डॉक्टर महेश जोशी जी ने एसीबी में जाकर के ऑन रिकॉर्ड किसी नाम के व्यक्तिगत नाम से नहीं कहा। उन्होंने कहा जब भारतीय जनता पार्टी के पास में दूसरे सांसद के लिए वोट एक्स्ट्रा है ही नहीं, इसका मतलब वो धन बल चलाएंगे, उसकी निगरानी रखी जाए। चोरी होने से पहले हमने कहा चोरी को रोके जाए और ये एसीबी की जिम्मेदारी है। इसमें हमने किसी के खिलाफ नहीं कहा। और फिर कह रहा हूं, अभी ओम जी ने बड़ी मार्के की बात कही, ओम सैनी जी ने। वो तो कांग्रेस की तरफ बोलते हैं, इसमें क्या खास बात है? ओम सैनी जी कह रहे हैं इनका अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम तिवारी हार जाए तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। जमानत जब्त करवा करके बैठे हैं घनश्याम तिवारी जयपुर की सांगनेर विधानसभा से। सुरजेवाला की नहीं हुई थी जमानत जब्त? अरे हमारे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें मत करो, जो फेलियर है ना आपके, जनता ने नकार दिया है, उनको लेकर आए हैं। तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं? सुनो, जिनके घर शीशे के होते हैं ना दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। तिवारी जी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल अतिशयोक्ति कुछ नहीं। आपके लोगों को बचा लो, आपके लोग जो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं ना, अलग अलग विधायक अलग अलग बातें करता है। जनता देख रही है किस तरह का एक गुट आप लोगों के अंदर बना हुआ है। जनता देख रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री से सारे विधायक नाराज हैं। जनता देख रही है। लेकिन तिवारी जी, एक सवाल तो वाजिब है राखी जी का कि जब कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे मैदान में तो राजस्थान से क्यों नहीं उतारे? क्या वहां पर कोई भी काबिल नहीं दिखा उन्हें? ये सवाल तो वाजिब है। मैं फिर कह रहा हूं प्रियंका, जब संविधान निर्माण हुआ, उच्च सदन और निम्न सदन की कल्पना की गई, जब लगा कि अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर वकील जो अच्छे समाज के अंदर काम करते वो सीधे चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भाग नहीं लेंगे, उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के माध्यम से दिल्ली के संसद में उच्च सदन में भेजने का हमारे संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की। देश के अंदर सीतारमन जी कहां से जा रही है? बोल दीजिए राजस्थान में कोई नहीं है। अरे सवाल है, देश के 3 बड़े नेता जो दलित वर्ग से आते हैं, हमारे मुकुल वासनिक जी, हमारे जाट किसान नेता सुरजेवाला जी, हमारे बड़े ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी जी, देश के किसी भी कोने में पहचाने जाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जनता के जुड़े हुए कामों को करने की महारत है। योग्य व्यक्तियों को किसी भी राज्य से भेजने की परंपरा है, ये राजस्थान में निभा रही है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, क्या राजस्थान के साथ धोखा नहीं है? क्या राजस्थान में इस तरह का कैपेबल कोई आदमी नहीं है? अरे डॉक्टर अल्फांसो तो अभी भी हैं आपके वर्तमान में। सारे राज्यसभा आप मेरे को अल्फांसो के बारे में एक लाइन बता दो, कौन है? तीनों कैंडिडेट क्यों तिवारी जी? आप अरे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अल्फांसो कौन है? ये डॉक्टर विजय गोयल दिल्ली वाले जयपुर से राजस्थान की धरती से कैसे जीत करके गए? तीनों कैंडिडेट बाहर ही क्यों? ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप चेक कर लो हिस्ट्री के अंदर, भारत की संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करें। उच्च सदन का निर्माण जो हुआ, भारत के सदन में अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, देश के किन्हीं भी लोगों। चलिए ठीक है, समय की कमी हमारे पास। ओम सैनी जी, एक छोटा सा कंक्लूजन आपसे जानना चाहूंगी कि बाड़ेबंदी तो दोनों ही पार्टियों की ओर से कर ली गई है, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है किसे जीत मिलेगी? किसके बाड़ेबंदी सक्सेसफुल हो पाएगी? ओम सैनी जी। उनको कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि तीनों बहुत आसानी से विक्ट्री होने वाली है। सेंधमारी से कोई बात गड़बड़ हो जाए तो कह नहीं सकता, अदरवाइज कोई चांस है नहीं। मुझे डर घनश्याम तिवारी का लग रहा है, जो जनमानस के नेता हैं, जो सचमुच में जिनकी अपनी जमीन है, उनके साथ में कोई धोखा नहीं हो जाए। ये तो देखिए, राखी जी तो बोखलाहट में मुझे इस पाले से उस पाले में बिठाने को तैयार रहती हैं।
ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि घनश्याम तिवारी कहीं पराजित ना हो जाए, मुझे भय ये लग रहा है। निष्पक्ष बात करेंगे तो ज्यादा ठीक है। बौखलाहट किस ग्रुप में ओम सैनी जी बताएंगे जरा, बीजेपी या कांग्रेस? आप मुझे कांग्रेस में बिठा रहे थे, इसलिए बोल रहा बीजेपी में या कांग्रेस के अंदर है बौखलाहट? सर ये तो बता दीजिए प्लीज। पत्रकारिता के ये बता दीजिए कि बौखलाहट किस तरफ है, बौखलाहट किस तरफ है? हाउस का मतलब नहीं समझती आप, पॉलिटिकल पार्टी की सोवरेनिटी को नहीं समझती। और देखिए जब तक नतीजे सामने नहीं आते हैं इसी तरीके से चलता रहेगा। दोनों ही पार्टी बौखलाई हुई है, अपनी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। चलिए फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका आर तिवारी जी, राखी राठौड़ जी और ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन रह गए और इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जीत किसकी होती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।